नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में। कोशिश यही रहती है कि किसान भाइयों तक कृषि से संबंधित सही जानकारी पहुंचाते रहें और समय समय पर जो किसानों के काम आने वाली जानकारी है खासकर उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओमवीर सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा सर सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर है वो उसका जो आपके साथ जुड़ाव है वो कितना पुराना जुड़ाव है और कब से आप यहाँ पर हैं? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र का 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, और 2011 से मैं यहाँ पर हूँ। लगभग 13 साल हो चुके हैं। 13 साल से जुड़ा हुआ है मेरा इसके विके से। सर, अगर हम बात करें इस कृषि विज्ञान केंद्र की, जैसा आपने बताया कि काफ़ी पुराना 1998 से जैसे इसकी शुरुआत हुई, तो किन परिस्थितियों में, मतलब क्या क्या कई बार किसानों के सामने जो परेशानियां आती हैं, किस तरीके से उन परेशानियों से कृषि विज्ञान केंद्र निपट रहा है, कैसे उसको समाधान उपलब्ध कर रहा है? देखो, एक तो है कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी एडवांस डिस्ट्रिक्ट है, फार्मर्स भी काफ़ी एडवांस है, और क्लाइमेट भी यहाँ पर बहुत खेती के लिए बड़ी मुफीद, बड़ी फेवरेबल क्लाइमेट है यहाँ की। किसानों की जहाँ तक समस्या की बात है, तो ये कृषि विज्ञान केंद्रों का एक मेन मैंडेट होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को एसेस करते हैं, परीक्षण करते हैं किसी भी तकनीक का। जो तकनीक, मैं सिंपल भाषा में कहूँ, जो तकनीक किसी भी इंस्टीट्यूट से निकलती है, किसी संस्थान से निकलती है, उसका लोकल लेवल पर एक परीक्षण होता है कि वो तकनीक यहाँ के लिए सूटेबल है या नहीं है। और वो तकनीक जब यहाँ के लिए हम अपने किसानों के प्रक्षेत्रों पर उसकी टेस्टिंग करके और उसको ये हम खुद सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये तकनीक वाकई यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट के लिए सही है, तो फिर उस तकनीक से हम किसानों को अवगत कराते हैं। और उसके फिर अपने अलग अलग तरीके हैं, कई तरीके हैं कि जिससे हम किसानों तक उस तकनीक को लेकर जाते हैं। फिर सर, जैसा कि ये गन्ना, शुगर की जो गन्ना है, गेहूं और धान की मुख्य बेल्ट है, तो इन तीन मुख्य फसलों को लेके किस तरीके की तकनीक को आप प्रमोट कर रहे हैं? जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो जैसे गन्ने में ट्रेंच विधि है, तो और किन किन चीज़ों पे खासकर काम हो रहा है? देखिए, यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में गन्ना और गेहूँ, धान का एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 17,000 हेक्टेयर है। 2 लाख टोटल कल्टिवेबल एरिया में से 1,32,000 हेक्टेयर में गन्ना है यहाँ पर, और करीब 75,000 हेक्टेयर यहाँ पर गेहूं के अंतर्गत एरिया आता है। जहाँ तक गन्ने का सवाल है, एक तो ये कि गन्ने की प्रोडक्टिविटी पिछले 4-5 साल में काफ़ी बढ़ी है, करीब 50 to 60% प्रोडक्शन में इसकी चेंज आया है। इसके बावजूद भी हम जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक तो नई वैरायटीज़ की बात करते हैं। अब से पहले वैरायटी 0238 यहाँ पर चल रही थी, लेकिन उसमें बीमारियाँ आने की वजह से उसके रिप्लेसमेंट की बात होती है। उसके अलावा ट्रेंच प्लांटिंग की बात होती है। ट्रेंच प्लांटिंग के साथ साथ में इंटर क्रॉपिंग वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बड प्लांटिंग, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा हो, इस पर ध्यान है। और गन्ने में सोइंग के बाद में उसका जर्मिनेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो उसका अंकुरण प्रतिशत है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में किसानों को अवगत कराते हैं। और इसी के साथ साथ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। फिर टोटल जो भी लाइफ टाइम होता है गन्ने का, शुरू से लेकर आखिर तक, कि उसमें फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट और उसमें मेनली इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट, इन चीज़ों पर हमारा ज़्यादा ध्यान फोकस रहता है। हमारी गोष्ठियाँ जो होती हैं या प्रशिक्षण जो होते हैं वो इन्हीं पर फोकस होते हैं ज़्यादातर। और किसानों की जो क्वेरीज आती हैं, जो किसानों के सवाल आते हैं, वो भी इन्हीं चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो एक तरह से शुरू से लेकर जो बेसिक इसका प्लांटिंग टेक्निक से लेकर के और पूरे क्रॉप के एंड तक जो भी टेक्निकल सपोर्ट होता है वो पूरा किया जाता है। इसके साथ फिर गेहूं की बात आती है। गेहूं के यहाँ पर बुआई के 2 टाइम है, एक टाइमली सोन होता है, एक लेट सोन होता है। तो लेट सोन वो इसलिए होता है कि ताकि यहाँ चूँकि गन्ने की बेल्ट है, तो गन्ने से जो खेत खाली होते हैं तो उसमें जो गेहूं की बुआई होती है वो लेट सोन में होता है। तो मेन फोकस हमारा ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग उनको वैरायटी हम बताएं और उपलब्ध कराएं कहीं उससे रिसोर्सेज से, कि टाइमली ये वैरायटी बोनी है और उसके बाद लेट सोन में ये वैरायटी बोनी है। और आजकल नई नई वैरायटीज़ आ रही है, नई नई वैरायटीज़ को हम अपने परीक्षण में लेते हैं, परीक्षण के बाद फिर उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन में लेते हैं। सर, एक चीज़, जो हमारा ये वेस्टर्न यूपी का जो क्षेत्र है उसमें जो ओवर यूज पेस्टिसाइड है खासकर, तो कई बार किसानों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। तो क्या कृषि विज्ञान केंद्र इस तरीके का कोई प्रोग्राम या कुछ इवेंट करता है किसानों से? बिल्कुल करता है। यहाँ पर जो पेस्टिसाइड का यूज़ है उसको
ओवर भी नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड है वो। जहाँ कहीं पर ज़्यादा डालने की ज़रूरत है वहाँ कम डाल देते हैं, या कम डालते हैं वहाँ ज़्यादा डाल देते हैं। उसके बारे में काफ़ी कुछ किसान अवेयर हो चुके हैं और हो रहे हैं, और हमारे लगातार प्रयास जो हैं इसके पेस्टिसाइड्स का मैनेजमेंट कैसे ठीक से किया जाए, इसका इस्तेमाल किसका ज़्यादा करना है, किसका कम करना है, और किस स्टेज में करना है, और किस कीड़े के लिए कौन सी दवाई। रोज़ाना मार्केट में नए नए केमिकल्स आ रहे हैं, उनसे अवेयर करना होता है। बहुत से पेस्टिसाइड्स बैन हो चुके हैं, उनको हम मना करते हैं कि ये नहीं डालने हैं। जो नए आ रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, और उनको हम जनरल अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में और डिमॉन्स्ट्रेशन में, और जो हमारे यहाँ पर किसान मेला या गोष्ठी कोई भी होती है उसमें हर एक में उनको किसान को हम अवेयर करते हैं। दूसरे स्पेशल प्रोग्राम भले पेस्टिसाइड पर ना भी हो, किसी भी तरह से किसान से बात होती है तो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की बात होती ही होती है, और उसमें किस तरह से इनको दवाइयों का इस्तेमाल करें वो बात होती है किसान के साथ। क्योंकि सर आप कृषि विशेषज्ञ हैं, तो कितना प्रभावी है जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है, खासकर जब हम IPM की बात करते हैं, और जो ये अनबैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड है, इससे कितना सॉइल फर्टिलिटी पे इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सॉइल फर्टिलिटी पे तो इसका नहीं कह सकते हम कुछ, लेकिन हाँ इसके रेजिडुअल इफ़ेक्ट हैं इसके। ख़ास तौर से जो फसल ऐसी होती है कि जिसके उत्पाद हमको एकदम यूज करने होते हैं, उनमें हम कुछ इस तरह की दवाइयाँ डाल देते हैं किसान अनजाने में, कि जिसके रेजिडुअल इफेक्ट बहुत लंबे होते हैं। कोई 3 महीने इफेक्ट होता है किसी का, 1 महीना भी इफेक्ट होता है किसी का। अगर किसी क्रॉप में हम जो हमें अगले 15 दिन या 20 दिन में इस्तेमाल करनी है, और उसमें हम इस तरह के पेस्टिसाइड डाल दें कि जिसका रेजिडुअल इफेक्ट ही अगले 1 महीने तक या 1.5 महीने या 2 महीने तक रहता है, तो नेचुरली सी बात है कि जब भी वो किसान उसको यूज़ करेगा, कोई भी आदमी उसको यूज़ करेगा, तो वो जहरीला असर उसके अंदर जाएगा, और जो हेल्थ पे हमारे बड़ा विपरीत असर डालेगा। तो हम उसमें विशेष तौर से कहते हैं, जैसे सब्जियों की फसलें, सब्जियों में बहुत ही केयरफुली हम किसान को एडवाइज करते हैं कि कहीं पर भी लापरवाही हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर से सब्जियों में जो के साथ इस्तेमाल होती है उसमें पेस्टिसाइड डालने में कहीं भी लापरवाही उसमें ना की जाए। और हमारे पास इस तरह के बायोरेशनल पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं कि जिनके रेजिडुअल इफेक्ट बहुत कम होते हैं, 2 या 3 दिन में होते हैं। अगर आप किसी इंसेक्ट को मारने के लिए किसी क्रॉप पर, वेजिटेबल्स पर स्पेशली अगर उसका स्प्रे कर रहे हैं, तो वो 2 या 3 दिन के अंदर अपना असर दिखाती है, और जितना इंसेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद उसका अपना भी रेजिडुअल इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के पेस्टिसाइड्स पर किसान जाएं, और जो हार्ड पेस्टिसाइड्स हैं जिनके रेजिडुअल इफेक्ट ज़्यादा हैं उनको से थोड़ा किसान बचे, और उनके सब्स्टिट्यूट्स भी हम फार्मर्स को सजेस्ट करते हैं। और जो हमारे इनपुट डीलर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी अवेयर करते हैं इस बारे में कि आप इस तरह के पेस्टिसाइड्स को ना बेचें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गैप रहता है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, लगे रहते हैं। सर, गेहूं की कटाई लगभग समाप्ति की ओर है, और अभी बुआई का भी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, जिसमें गन्ने की और धान की बुआई अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, उनको आप फसल क्रांति के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? किन बातों का खासकर किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए? एक तो ये, जैसे अभी खेत खाली होंगे, इसमें गहरी जुताई करें, मेड़बंदी करें, और बारिश का, खासतौर से पहली बारिश का पानी अगर जितना ज़्यादा संचय कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा संचय करें। दूसरे, अपने खेतों में, जैसे हम बहुत पुराने टाइम से कहते हैं, फसल चक्र को अपनाएं, उसी में एक क्रॉप हमारी हरी खाद की होनी चाहिए। तो जैसे बरसात शुरू होती है तो उसमें हम ढैंचा सनई को डाल करके एक फसल कम से कम हरी खाद के लिए ले लें, और उसके बाद उन्हें जो भी अपनी फसल बोनी है, इसमें धान लगाना है या और लगाना है, जो भी लगाना है उसके बाद लगाएं। ये ज़मीन के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। और यहाँ पर इस एरिया में, चूँकि यहाँ पर क्रॉप जो होती है, एक क्रॉप कटने के बाद दूसरे क्रॉप के बीच में गैप भी नहीं रखने देते हैं, तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ज़मीन को बीच में हेल्दी करने के लिए उसमें हम गोबर की खाद डालें, कंपोस्ट की खाद डालें, और इसी के साथ साथ एक सीज़न 40 या 45 दिन का टाइम निकाल करके हरी खाद उसमें ज़रूर करें। और जो वर्षा का पानी है उसका संचय बेहद ज़रूरी है, उसको खेत से बाहर ना बहने दें। सर जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि जो हरी खाद है, सनई है, ढैंचा है, पहले काफ़ी अच्छे स्तर पे बोया जाता था उसको, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी आई है। तो इसका एक कहीं ना कहीं फ़र्क भी पड़ा है। तो इसमें किसानों को एडॉप्शन में प्रॉब्लम है, आपका क्या नज़रिया है इसके ऊपर, या किस तरीके से वो इसकी ओर ज़्यादा बढ़ सकते हैं? देखिए, ये जो तरीका पहले से चेंज हुआ, पहले हरी खाद भी होती थी, खेत खाली भी छोड़े जाते थे। खेती में जो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है ना, व्यवसायीकरण हुआ ज़्यादा, कि
ज़मीन का लैंड होल्डिंग थोड़ी रहेगी, कम रहेगी ज़मीनें हमारे पास, तो उस कम ज़मीन से ज़्यादा आमदनी हमको लेनी है, ज़्यादा उससे कमाई करनी है, इसलिए बीच में इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमने भूलवश को छोड़ दिया है, जबकि ये बेहद गलत है। ये एकदम इसका असर नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर लंबे समय में जा कर के देखें तो इस प्रैक्टिस से हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य हमारा ख़राब हो रहा है, और जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि ज़मीन में हमारा जो हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट है, जीवांश मात्रा है, वो धीरे धीरे घटती हमारी 0.2, 0.3 और मैक्सिमम 0.4 तक पहुंच गई है, जो कि कम से कम 0.8% होनी चाहिए थी, वो घट गई है। और इस ऑर्गेनिक कंटेंट के कम होने की वजह से बाकी दूसरे जो फर्टिलिटी है ज़मीन की, वो भी इफेक्ट हो रही है। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी है शॉर्ट टर्म का लाभ ना देख करके लॉन्ग टर्म अपने, चूँकि इसी ज़मीन से हमें बहुत लंबे टाइम तक काम लेना है, तो इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस प्रैक्टिस को दोबारा अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अंत में चलते चलते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाई जितने भी हमारे मुझे देख रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जो आप खेती कर रहे हैं उसको तकनीक के हिसाब से करें, उसको देखा देखी ना करें। जो ट्रेडिशनल तरीका चल रहा था वो अब नहीं चलता, समय चेंज हो रहा है, हर चीज़ में परिवर्तन आ रहा है, तो खेती में परिवर्तन आ रहा है। तो जो खेती में नई नई तकनीक आ रही है, उन नई नई तकनीक का इस्तेमाल करें, नई वैरायटी का इस्तेमाल करें, और कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, कृषि विभाग से संपर्क करें, और साथ के साथ जो कृषि से संबंधित किसान के हित की जो योजनाएं आ रही, उनके बारे में जानकारी रखें, किसान जानकार बने और उन्नत बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओमवीर सिंह, और बहुत ही अच्छी जानकारी सर ने बड़े ही विस्तारपूर्वक तरीके से दी है। खासकर जो एक पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न, कहीं ना कहीं उसको परिवर्तित करने की ज़रूरत है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।